वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 171 पर आ जाइए। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। ठीक है, ये जो 50 उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक और विस्तृत व्याख्या वाले जो प्रश्न होंगे, इसमें हम कवर करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के 5 प्रमुख पदों को। ठीक है, सेंट्रल के पद हैं ये, केंद्र के। एक तो लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा का उपसभापति है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, और हैं राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिनको सीएजी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति की बात हो रही है, सभापति नहीं है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपसभापति कौन होगा? जो राज्यसभा के सदस्य होंगे, उसी में से एक चुना जाएगा व्यक्ति। तो ये कुछ पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रश्न असत्य कथन वाले चलेंगे, 2 स्टेटमेंट वाले चलेंगे, 3 स्टेटमेंट वाले चलेंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपने पद की शपथ राष्ट्रपति के समक्ष अलग से ग्रहण करता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, जब तीसरी अनुसूची में किसी टेस्ट में पढ़ा रहा था, उसमें क्लियर था किन किन लोगों की शपथ है तीसरी अनुसूची में। तो संसद सदस्यों की शपथ है उसमें, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ तो है नहीं। लोकसभा अध्यक्ष कोई अलग से शपथ थोड़ी लेता है, वो तो जब संसद का सदस्य होता है, संसद सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर लेता है। तो गलत है पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला सही है, बी है इसका आंसर। यहाँ देख लेना कि असत्य पूछा है, असत्य है। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अलग से किसी शपथ का प्रावधान संविधान में नहीं है, वह केवल एक सामान्य संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अपने सदस्यों में से यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष चुनती है। दूसरा प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर। उसे हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले उसे 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, वो भी लिखित में। और जब उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा तो वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकता। यहाँ लिखा है कर सकता है, गलत है पहला, सॉरी गलत है तीसरा। पहला तो करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। तो यहाँ जहाँ जहाँ 3 है उसको कर दीजिए एलिमिनेट। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। एक और चीज़, इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। फुल टेस्ट सीरीज़ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। एक छोटा सा अमाउंट है, इतना कम इसलिए रखा है ताकि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, प्रिंट आउट करा के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अनुच्छेद 96 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प जब विचाराधीन होता है तो वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल भी सकता है, परंतु बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ठीक है, वह प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है, लेकिन निर्णायक मत जो कास्टिंग वोट है नहीं दे सकता। ये चीज़ ध्यान रखने की है यहाँ पर कि जब उस व्यक्ति को, उस अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो वो प्रथम दृष्टया मतदान कर सकता है, निर्णायक मत नहीं देगा। और जो सामान्य गतिविधि होती है उसमें प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करेगा। ठीक है, उसमें निर्णायक मत देगा वो। और यहाँ उल्टा हो जाता है, जब उसको विचाराधीन होता है, उसको हटाया जाना होता है, तो पहला ही प्रथम दृष्टया मतदान करता है वो, निर्णायक मत नहीं देगा। क्योंकि अगर निर्णायक मत आएगा तो वह अपने फेवर में लेगा ना उसको। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 4 में से कोई एक गलत है। असत्य कथन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर करता है। लोकसभा स्पीकर संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रश्न का फैसला करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति का पदेन सभापति होता है। कार्य मंत्रणा समिति का पदेन सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा स्पीकर। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का पदेन अध्यक्ष होता है अध्यक्ष। ठीक है, और लोकसभा
जो संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। राष्ट्रपति तो बुलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा वो बैठक की अध्यक्षता की जाती है। सी है इसका आंसर, क्योंकि सी वाला जो है वो गलत है, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष आएगा। ठीक है। किसी विधेयक पर गतिरोध होगा, कौन सा विधेयक होगा वो? क्या धन विधेयक हो सकता है? नहीं, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ना ही संविधान संशोधन विधेयक के मामले में बुलाई जा सकती है। साधारण विधेयक होगा वो या वित्तीय विधेयक होगा। ठीक है, उसी के ऊपर ही गतिरोध होगा तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाएंगे, जॉइंट सेटिंग बुलाएंगे। दोनों सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। जब वो बैठक आ जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा। सी वाला गलत है। अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। राष्ट्रपति बुलाते हैं 108 के तहत। चौथा प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के संबंध में 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। वह भारतीय संसदीय समूह यानी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। वह संसद की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और उनके काम का पर्यवेक्षण करता है। वह नियम समिति और प्राक्कलन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए, नियम समिति और प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति का तो नहीं होता वो पदेन अध्यक्ष। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भले ही ये करता है लेकिन वो नहीं होता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला जो है वो गलत है। तो जहाँ जहाँ कर दीजिए, थर्ड है उसको एलिमिनेट, केवल पहला और दूसरा ए है इसका आंसर। तीसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं, सबसे बड़ी है। ये 30 के 30 सदस्य इसमें लोकसभा के होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 होते हैं राज्यसभा के, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। इनका अध्यक्ष वह सदस्यों में से नियुक्त करता है, खुद अध्यक्ष नहीं होता। अब आ जाइए लोकसभा के विघटन पर डिसोल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जब लोकसभा विघटित होती है तो लोकसभा अध्यक्ष का पद तुरंत समाप्त हो जाता है। विघटन के पश्चात बनी नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है क्या? जब लोकसभा विघटित होगी तो लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है तुरंत समाप्त नहीं होगा। ठीक है, बल्कि नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पहला वाला जो है वो गलत है, केवल दूसरा वाला सही है। अच्छा, असत्य पूछना है, असत्य पूछा है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ इम्पोर्टेंट है देखना, हर बार ये फॉन्ट बोल्ड में नहीं मिलेगा, तो पढ़ते ही मत चले जाना, ठहरना भी। देखिए अभी गलती हो जाती तो गलत कौन सा है? पहला। ठीक है, कुछ गोले भरने लगते हैं तो एक बार जो क्वेश्चन पेपर मिला उस पर टिक कर लिया करो। अनुच्छेद 94 के प्रोविशो के अनुसार यानी परंतुक के अनुसार लोकसभा के विघटित होने पर अध्यक्ष अपना पद तुरंत खाली नहीं करता, बल्कि नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पद पर बना रहता है। वर्तमान में कौन है लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार यानी वोटिंग राइट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा सत्य होगा? सामान्य स्थिति में प्रथम दृष्टया वह सदन में मतदान नहीं करता। यहीं कर दें इसको, बिल्कुल सामान्य स्थिति में तो प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करता है वो। सामान्य स्थिति में तो वो कास्टिंग वोट करेगा यानी निर्णायक मत देगा, लेकिन जब उसको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो वो प्रथम दृष्टया मतदान करेगा, सामान्य स्थिति में नहीं करेगा। ठीक बात है। किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर पड़ने की स्थिति में ही वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। ठीक बात है। संविधान का अनुच्छेद 101 अध्यक्ष के निर्णायक मत का प्रावधान करता है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 या उपरोक्त सभी। तो अध्यक्ष निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सामान्य मतदान नहीं करता। अनुच्छेद 101 के तहत टाई यानी मत बराबर होने पर ही वह निर्णायक मत देता है, कास्टिंग वोट देता है।
लेकिन जब उसके खिलाफ प्रस्ताव विचाराधीन होगा तब वो कास्टिंग वोट नहीं देगा, तब वो प्रथम दृष्टया मतदान करेगा, क्योंकि कास्टिंग वोट तो अपने फेवर में दे लेगा ना फिर वो। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए कि हो तो होलोहन मामला, क्या लिख गया ये, 1092 थोड़ी 1992 होगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दल बदल मामले में लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है, बिल्कुल 1992 के बाद से जो है दल बदल के मामले में लोकसभा स्पीकर जो निर्णय लेता है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन आ गया है 1992 से, उससे पहले नहीं था। ठीक बात है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को थोड़ी देता। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। यही गलती है, यही अपना आंसर हो गया। CRD को पढ़ें तो अध्यक्ष का वेतन और भत्ता संसद द्वारा निर्धारित होता है और यह भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक बात। संसद में गणपूर्ति यानी कोरम ना होने पर अध्यक्ष सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है, ये भी ठीक है। तो बी है इसका गलत, क्योंकि बी असत्य है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं बल्कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, डेप्यूटी स्पीकर को संबोधित करता है। अनुच्छेद 94A में ऐसा लिखा है। प्रोटेम स्पीकर बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन जाते हैं इस पर। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा सत्य होगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है क्या। आमतौर पर नई लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को ही यह प्रोटेम स्पीकर का पद दिया जाता है क्या। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना और नए अध्यक्ष का चुनाव कराना होता है क्या। बिल्कुल, पहला दूसरा तीसरा तीनों के तीनों सत्य हैं और प्रबल संभावना है कि ये तीनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि जो 1 2 3 वाला ऑप्शन है वो डी में ना होकर किसी अन्य विकल्प में है। किस में है, ए में है। तो जब नई लोकसभा चुनी जाती है तो राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं, याद रखना इसको। वह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, वह कौन, प्रोटेम स्पीकर, और नए स्थायी अध्यक्ष के चयन तक सदन का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। कौन सा सही है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाना है तो साधारण बहुमत से तो काम नहीं चलेगा, समस्त सदस्यों की संख्या। ठीक है, लोकसभा के समस्त सदस्यों का बहुमत से काम चलेगा। गलत है पहला वाला। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 94C में ऐसा लिखा है, ना कि उपस्थित और मतदान करने वाले साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। प्रस्ताव स्वीकार करने हेतु जो है 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्म में मिलेगी आपको। पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। एक छोटा सा अमाउंट है, 1 टाइम पेमेंट है, 1 साल के लिए। चलिए, लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड अंतिम प्रश्न है ये। लोकसभा अध्यक्ष और उसके खर्च यानी एक्सपेंडिचर के संबंध में 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा सत्य इसमें होगा। लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष या खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, खर्च या व्यय, एक्सपेंडिचर एक ही बात है। इस खर्च पर संसद में मतदान नहीं कराया जा सकता, केवल चर्चा हो सकती है। अध्यक्ष का वेतन संसद द्वारा पारित वार्षिक बजट के अनुदानों की मांगों के अधीन होता है। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा वाला जो है गलत है। ठीक है, जहाँ जहाँ थर्ड है कर दीजिए उसको एलिमिनेट, केवल पहला और दूसरा। तो तीसरा वाला गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 112(3)B के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, अतः इन पर संसद में मतदान नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का वेतन संसद द्वारा पारित वार्षिक बजट के अनुदानों की मांगों यानी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के अधीन नहीं होता। थर्ड वाला गलत।
चलिए, लोकसभा स्पीकर कवर कर दिया। अब आ जाइए राज्यसभा के उपसभापति पर। देखिए, ऐड तो सभापति ही करना था क्योंकि सीक्वेंस वैसे ही चलता। राज्यसभा लोकसभा का अध्यक्ष तो राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो उस पर तो प्रश्न बन नहीं पाया। उपसभापति का देखते हैं। ठीक है, वैसी सीक्वेंस सेंट्रल में है महान्यायवादी का और स्टेट में है राज्य के महाधिवक्ता का। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तो पूरे भारत का एक ही होता है। राज्य का कोई नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो होता नहीं है। तो 11 से 20 तक जो प्रश्न हम कवर करेंगे वो राज्यसभा के उपसभापति पर करेंगे। 11वां प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं उनके अधीनस्थ यानी सबऑर्डिनेट होता है क्या? पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। देखिए, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, सभापति तो हो गया उपराष्ट्रपति, जो उपसभापति होता है वो उपराष्ट्रपति के अधीनस्थ नहीं होता। गलत है यहाँ पर दूसरा वाला। तो जो उपसभापति है वो सभापति का अधीनस्थ नहीं होता, वह तो सीधे राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जब सभापति का पद रिक्त हो या अनुपस्थित हो, यानी जब उपराष्ट्रपति नहीं हो, तो उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 12वां प्रश्न है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की खोज करनी है। राज्यसभा का उपसभापति अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति को देता है। राज्यसभा का सभापति कौन हुआ? उपराष्ट्रपति। ठीक है। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता। बिल्कुल, क्योंकि उसी में से तो चुना जाता है। उपसभापति को हटाने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है, और कहाँ पेश करोगे? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता उपसभापति कभी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? गलत बात, डी गलत है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, वैसे तो जो संसद के संयुक्त बैठक अधिवेशन की अध्यक्षता है तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है तो कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष करेगा। अगर अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। यदि वह भी अनुपस्थित हो तो बैठक द्वारा तय व्यक्ति करेगा। चलिए, 13वां प्रश्न है, राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? उपसभापति के चुनाव की तिथि का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। केवल वही व्यक्ति उपसभापति बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। बिल्कुल, केवल वही व्यक्ति उपसभापति बन सकता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होगा तो वो सभापति बन सकता है क्या? वो नहीं बन सकता। ठीक है, बस राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता वो रखता हो, यानी मिनिमम आयु उसकी 30 वर्ष हो। तो उपसभापति के चुनाव की तिथि का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं क्या? राज्यसभा के उपसभापति के निर्वाचन, ये वाला गलत है। राष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण करते हैं। दूसरा और तीसरा सही है। तो जहाँ जहाँ एक है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल 2 और 3 सही है। ये कुछ चीज़ें याद रखना इनको। पहला वाला असत्य है क्योंकि उपसभापति के चुनाव की तिथि राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव की तिथि राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन द्वारा निश्चित की जाती है, जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष या डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है, ये भी याद रखना। और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। और भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव की तिथि की घोषणा भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। तो चीज़ें याद रहेंगी। एक बार फिर से बता दें, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति। अब लोकसभा का जो
उपाध्यक्ष होगा, ठीक है, उसकी डेप्यूटी स्पीकर की लोकसभा स्पीकर। अब राज्यसभा में आ जाइए। राज्यसभा का जो सभापति है उसका निर्वाचन आयोग, और जो उपसभापति है खुद सभापति यानी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना है। संकल्प पेश करने के लिए कम से कम 14 दिनों की पूर्व लिखित सूचना उसको देनी होगी। उसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत यानी प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए उस प्रस्ताव को, और इसे लोकसभा द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। लोकसभा की क्या ज़रूरत है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए? तो जहाँ जहाँ तीसरा है उसको हटा दीजिए, केवल पहला और दूसरा। लोकसभा का अनुमोदन उपराष्ट्रपति के लिए हो सकता है, सभापति के लिए, उपसभापति के लिए नहीं। तीसरा वाला सत्य है। उपसभापति को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा के अनुमोदन या मतदान की आवश्यकता नहीं होती है, पूरी तरह से राज्यसभा की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 90C में ऐसा प्रावधान है। राज्यसभा के उपसभापति की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। जब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे सभापति की सभी शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, सभापति के रूप में कार्य करते समय वह राज्यसभा के उपसभापति को मिलने वाले भत्ते का हकदार नहीं होता, बल्कि सभापति के वेतन का हकदार होता है। बिल्कुल, दोनों के दोनों सही है इसका आंसर। तो जब उपसभापति उपराष्ट्रपति या सभापति के रूप में कार्य करता है या सभापति के अनुपस्थित रहने पर पीठासीन होता है तो उसे वे सभी शक्तियां, वेतन, भत्ते प्राप्त होते हैं जो सभापति के लिए निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर 16, असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 में से कोई एक असत्य होगा। उपसभापति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। जब उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह सदन में बोल सकता है लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता। उपसभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में पहली बार में मतदान कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। बिल्कुल, ये पहली वाली ठीक है, दूसरी वाली ठीक है, चौथी वाली ठीक है। जब उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह सदन में बोल सकता है लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता, ये भी तो ठीक है। जब उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह सदन में बोल सकता है लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकता, लोकसभा स्पीकर के जैसे। तो गलती किस में है? बी में हो गई फिर गलती। उपसभापति पीठासीन अधिकारी के रूप में पहली बार में मतदान कर सकता है। देखिए, पहली बार में मतदान, प्रथम दृष्टया मतदान तो वो तब करेगा ना जब उसको विचाराधीन, उसको हटाने का संकल्प विचाराधीन होगा। बी असत्य है। जब उपसभापति पीठासीन अधिकारी की भूमिका में होता है तो वह आम सदस्य की तरह प्रथम दृष्टया मतदान नहीं कर सकता। ये कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा लोकसभा स्पीकर के लिए हो रहा था, ठीक है। वह केवल मत बराबरी यानी टाई होने पर निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट दे सकता है। और जब इसको हटाने का संकल्प होगा तो क्या करेगा? तब वो प्रथम दृष्टया मतदान करेगा, कास्टिंग वोट तब नहीं देगा, वरना अपने फेवर में डाल के खुद को बचा लेगा। चलिए अब आ जाइए, उपसभापति और संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। यदि उपसभापति को किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वह स्वचालित रूप से उस समिति का अध्यक्ष बन जाता है। उपसभापति राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति का सदैव पदेन अध्यक्ष होता है। ये इस तरह के जो विकल्प होते हैं ना वो गलती होते हैं, गलत है दूसरा। प्रिविलेजेस कमेटी का सदैव तो नहीं होता, वो गलत है दूसरा। देखिए, यदि यह एक स्थापित संसदीय परंपरा और नियम है कि यदि उपसभापति को किसी संसदीय समिति में शामिल किया जाए तो वह स्वतः उस समिति का सभापति या अध्यक्ष बन जाता है। विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष होना अनिवार्य नियम नहीं है, जो प्रिविलेज कमेटी है, गलत है दूसरा। 18वें नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल यानी पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से उपसभापतियों का एक पैनल नामांकित करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है, सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में पैनल का कोई सदस्य अध्यक्षता कर सकता है।
सभापति या उपसभापति की केवल अनुपस्थिति के दौरान ही पैनल का सदस्य पीठासीन हो सकता है। कौन सा सही है इसमें? राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल के संदर्भ में सभापति राज्यसभा के सदस्यों में से उपसभापतियों का एक पैनल नामांकित कर सकता है। ठीक है, सभापति यानी उपराष्ट्रपति। ठीक है, पहला सभापति यानी उपराष्ट्रपति और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से चुना गया व्यक्ति, दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में पैनल का कोई सदस्य अध्यक्षता कर सकता है, नहीं कर सकता। सभापति और उपसभापति की केवल अनुपस्थिति के दौरान ही पैनल का सदस्य पीठासीन हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, 1 और 3। दूसरा वाला असत्य है, क्योंकि यदि सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त हों तो पैनल का सदस्य अध्यक्षता नहीं कर सकता। उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा का सदस्य कर्तव्यों का पालन करता है। पैनल के सदस्य केवल अनुपस्थिति यानी अब्सेंस के दौरान ही अध्यक्षता करते हैं। अब आ जाइए 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार उपसभापति के पद का सृजन हुआ। स्वतंत्र भारत के पहले राज्यसभा उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव थे। बिल्कुल थे, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 अधिनियम को कहा जाता है। इसके माध्यम से 1921 में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष या उपसभापति के पद अस्तित्व में आए। स्वतंत्र भारत की राज्यसभा के प्रथम उपसभापति SV कृष्ण मूर्ति राव थे 1952। उपसभापति के पद की समाप्ति के से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वह सभापति को संबोधित त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। यदि उसकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो जाए तो उसको पद छोड़ना होगा। उसे हटाने का प्रस्ताव केवल तब पास हो सकता है जब राष्ट्रपति इसकी पूर्व स्वीकृति दें। उसे प्रभावी बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। ए सही है, बी सही है, डी सही है, ये सी वाला गलत है। उसे हटाने का प्रस्ताव केवल तब पास हो सकता है जब राष्ट्रपति इसकी पूर्व स्वीकृति दें, गलत है। तो सी वाला सही नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने के संकल्प को राज्यसभा में लाने के लिए राष्ट्रपति की किसी पूर्व अनुमति या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। तो 11 से 20 में हमने कवर कर लिया राज्यसभा का उपसभापति। अब 21 से 30 तक हम कवर करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी को। इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं इसमें, यूपीएससी में भी बनते हैं, स्टेट पीसीएस में भी बनते हैं। चलिए आ जाइए, ये वही व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत है। तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। और ये एक संवैधानिक है, संवैधानिक पद है, ये अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का उपबंध है। वह देश का सर्वोच्च कानूनी या विधिक अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। क्या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी ना? थर्ड को एलिमिनेट करिए, थर्ड को एलिमिनेट करिए, केवल पहला और दूसरा। तो तीसरा वाला गलत है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैसे? वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं। महान्यायवादी की अर्हताओं यानी क्वालिफिकेशंस और इसका जो कार्यालय है उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट। देखिए, उसमें उन अर्हताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। यानी अगर आपको भारत का महान्यायवादी बनना है तो आपके पास वो सभी अर्हताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती हैं। संविधान द्वारा महान्यायवादी का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। देखिए, 5 वर्ष इसका कार्यकाल थोड़ी निर्धारित है, ये तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, पहला और तीसरा केवल। और सत्य पूछा है तो सत्य है यहाँ पर केवल 1 और 3 बी।
दूसरा वाला गलत है। भारत में महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है, ना ही उसे हटाने की संविधान में कोई निश्चित प्रक्रिया दी गई है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। 23वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 में से कोई एक गलत होगा। अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। उसे किसे? चलिए ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद में मतदान करने का अधिकार भी प्राप्त है। देखिए, वो मतदान नहीं कर सकता, बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, वोटिंग राइट नहीं है उसके पास। डी गलत है। तो डी वाला सही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों तथा उनकी संयुक्त बैठक या किसी समिति में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी से एलिमिनेट होता है वो स्टेटमेंट। 24वें नंबर का प्रश्न है, महान्यायवादी की शक्तियों और सीमाओं के संबंध में 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? उसे वे सभी विशेष अधिकार और उन्मुक्तियाँ यानी प्रिविलेजेस मिलती हैं जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होती हैं। वह एक पूर्णकालिक सरकारी वकील होता है और उसे निजी अभ्यास यानी प्राइवेट प्रैक्टिस से पूरी तरह रोका जाता है। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या मामला नहीं ले सकता। कैसे ले लेगा? भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील है। इसी को आगे करते हैं जब किस स्टेट वर्सेस केंद्र हो जाता है। पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। वह एक पूर्णकालिक सरकारी वकील, पूर्णकालिक गलत, और निजी कानूनी अभ्यास से रोक नहीं है उसको। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। निजी प्रैक्टिस से रोक थोड़ी है उस पर, कर सकता है, बस ये है कि भारत सरकार के खिलाफ ना बोले कुछ। पहला और तीसरा भी। देखिए, कथन 2 जो है वो असत्य है, पहला और तीसरा सत्य है, क्योंकि भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार और प्रमुख वकील होता है। हालांकि वे पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, उसे निजी वकालत करने की छूट प्राप्त है। महान्यायवादी सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक अभ्यास यानी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से वंचित नहीं किया गया है, बशर्ते भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमे की पैरवी न करे वो। 25वां प्रश्न है, सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सॉलिसिटर जनरल का जो पद है एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी को उसके दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। कौन सा सही है? देखिए, अटॉर्नी जनरल का पद संवैधानिक है, सॉलिसिटर जनरल का पद संवैधानिक थोड़ी है। अनुच्छेद 76 में सॉलिसिटर जनरल नहीं है, अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी है। पहला वाला गलत। और ये जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? इस महान्यायवादी के जो कार्य का बोझ होता है ना, उसको कम करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं। तो दूसरा वाला सही हो गया। ठीक है, जो इसके कर्तव्य के दायित्व में सहायता करते हैं। ये पहला वाला गलत है। केवल महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद संवैधानिक है, अनुच्छेद 76 में इसका प्रावधान है। सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पदों का उल्लेख संविधान में नहीं है, वे वैधानिक या गैर संवैधानिक पद हैं। ठीक है, काम क्या है इसका? इस महान्यायवादी के कार्य के बोझ को कम करते हैं, साथ ही हाथ बटाना, कुछ इस तरह से। चलिए, 26वें नंबर का प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन हैं यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? भारत सरकार को ऐसे विधिक मामलों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित किए जाएं, ये हैं भारत के महान्यायवादी के कर्तव्य। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में भेजे गए संदर्भों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, राज्य विधानमंडल में जाकर राज्य सरकार का पक्ष रखना। राज्य विधानमंडल में जाकर राज्य सरकार का पक्ष ये क्यों रखेगा? राज्य के लिए तो उनका महाधिवक्ता है ही ना, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट
इसके बाद उसी को पढ़ेंगे। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत। तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, केवल पहला और दूसरा ए है इसका आंसर। देखिए तीसरा वाला जो है वो गलत है, क्योंकि महान्यायवादी केंद्र सरकार का विधि अधिकारी है, वह संसद और भारत के न्यायालयों से संबद्ध है। राज्य विधानमंडल में पक्ष रखने का अधिकार राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का होता है। 27वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा। महान्यायवादी का पारिश्रमिक संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है, यह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया गया है। जब केंद्र में सरकार यानी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है तो सामान्यतः महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर ही हुई थी। बिल्कुल ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं, और इसका आंसर वो वाला ऑप्शन होगा जिसमें एक और दो दोनों होगा, सी है इसका आंसर। देखिए दोनों के दोनों ये तो हो गए करेक्ट। महान्यायवादी का जो वेतन है संविधान में निर्दिष्ट ना होकर राष्ट्रपति द्वारा तय होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र अपने पद पर बना रहता है, चूँकि वह मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नियुक्त होता है, अतः सरकार बदलने पर वह परंपरा के अनुसार त्यागपत्र दे देता है। 28वें नंबर का प्रश्न है, महान्यायवादी की सीमाओं से संबंधित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है, कौन सा इसमें सत्य होगा। वह बिना भारत सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त का बचाव नहीं कर सकता। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद स्वीकार नहीं कर सकता। वह संसद में केवल बोल सकता है। संसद का सदस्य वह संसद में केवल तब बोल सकता है जब वह संसद का सदस्य चुना गया हो। ऐसा कुछ नहीं है, वह संसद का सदस्य नहीं होता तब भी उसे बैठक में भाग लेने का, कार्यवाही में भाग लेने का, बोलने का अधिकार है। मतदान नहीं कर सकता वो। तीसरा यहाँ गलत, एलिमिनेट कर दीजिए। तो तीसरा वाला असत्य है। अनुच्छेद 88 के तहत बिना संसद सदस्य चुने गए भी महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करेंगे। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सितलवाड़ थे। महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। क्यों? राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र नहीं है क्या वो? संविधान के अनुच्छेद 105(4) के तहत महान्यायवादी के विशेषाधिकारों का उल्लेख है, और महान्यायवादी मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। दूसरा वाला असत्य है। ठीक है, क्योंकि महान्यायवादी को हटाने के लिए किसी महाभियोग या विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। वह राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र पद धारण करता है और राष्ट्रपति उसे कभी भी पदमुक्त कर सकता है। अच्छा, इसकी जगह अगर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद यंत्र नहीं है, उसे तो उसी रीति से हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करके, वो भी विशेष बहुमत से, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, मोहर लगाएंगे। चलिए 30वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है महान्यायवादी के लिए। महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। केंद्र सरकार के कैबिनेट में एक अलग विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर होता है जो कानूनी मामलों को देखता है। कौन सा सही है? हालांकि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी है ये अटॉर्नी जनरल, ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट है उसमें एक सेंट्रल लॉ मिनिस्टर होता है, ठीक है, जो कानूनी मामलों को देखता है। ये वाली बात भी ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। महान्यायवादी जो है कैबिनेट का हिस्सा नहीं होता। कैबिनेट स्तर पर कानूनी मामलों के लिए पृथक रूप से केंद्रीय कानून मंत्री सेंट्रल लॉ मिनिस्टर होता है। तो हमने 30 प्रश्न कवर कर लिए हैं। इसमें 3 संवैधानिक पद को हमने पूरा कर लिया है। टेस्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसके बाद जो है राज्य का महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट 31 से 40 तक, और 40 से 50 तक हम कवर करेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है।